इक्वल टू 55 सेकंड तक जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वही आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, क्योंकि इससे हमें यही समझ में आता है क्योंकि पार्टिकल टर्न बैक नहीं हो रहा है और वो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है। तो दिमाग में रखेंगे, आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि ये तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा। अब जरा सुनिए ध्यान से, जब मैंने आपको ये इक्वेशन डराइव कराई थी तो आप तीसरे या चौथे स्टेप में देखिएगा, dv इक्वल्स टू 2t i कैप 3j कैप। बस सिर्फ और सिर्फ आपके मन का डर निकालने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो, बार बार कह रहा हूं। आइए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने काइनेमेटिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन के 11 लेक्चर को अटेंड किया था। आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 12। रेक्टिलिनियर मोशन के लगभग सारी चीजें खत्म हो गई है। आज का लेक्चर लास्ट होने वाला होगा रेक्टिलिनियर मोशन को लेकर के, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन ग्राफ। एक ग्राफ के ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे जो भी ग्राफ से रिलेटेड सवाल बन सकता है। दूसरी चीज हम लोग इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा, तो हम सवाल को कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल तक हमारे लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो किस तरीके से सवाल में अप्रोच किया जाएगा, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगेन पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो बच्चों, नोट्स बनाते रहना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला सवाल हम लोग लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। आइए, मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, कुछ सवाल पॉइंट्स में लूंगा, उसका आप लोग आंसर करना स्क्रीन को पॉज करके। आइए, पहला सवाल देखिए आज का, ग्राफ से रिलेटेड सवाल कैसा है। ये मैंने एक वीटी ग्राफ बनाया किसी पार्टिकल का। वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूं मैं वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूं मैं टाइम को। ये लीनियर ग्राफ है, लाइन गया हमारा 30 मीटर पर सेकंड तक, उसके बाद वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट कुछ टाइम तक। लीनियरली स्पीड बढ़ रही थी 15 सेकंड तक। ये हमारा 45, यानी कि 15 से लेकर के 45 के बीच में स्पीड कांस्टेंट रही। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, या आपको पहले से भी, जैसी सवाल आप देखो आपको खुद से भी आना चाहिए। इसको कहते हैं रीड करना, ग्राफ को रीड करना। उसके बाद कुछ स्पीड इस तरीके से चेंज हुई। फाइनली जो स्पीड अचीव हुई पार्टिकल की, वो अचीव हुई 75, सॉरी इसको कर देते हम लोग 60 मीटर पर सेकंड। और ऑफ कोर्स ये ओरिजिन के नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। ये है 45 सेकंड, ये है हमारे पास में 55 सेकंड, और ये हो गया हमारे पास में 75 सेकंड। टाइम जो है हमारे पास सेकंड्स में है। मैं एक एक करके सवाल लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमसे इसमें यह पूछा गया है कि पहला सवाल, कन्वर्ट इस ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना होगा स्पीड टाइम में। कन्वर्ट दिस इनटू स्पीड टाइम। इस ग्राफ का हमें स्पीड टाइम बनाना है। तो किसी भी ग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले उस पार्टिकल का मोशन एनालाइज करना होता है। अगर मेरे पास में ये कोई सा भी ग्राफ होता, फिलहाल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, चाहे ग्राफ कोई सा भी हो, मेरे को इसका पूरा मोशन एनालाइज करने आना चाहिए। मैं एक छोटा सवाल आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस पूरे ग्राफ के दौरान पार्टिकल टर्न बैक हुआ है? आप मेरे को सोच के बताइए। अब मैं बताता हूं, देखिए कुछ भी हो जाए तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब चलते चलते पार्टिकल रुका, और फिर नेगेटिव हुई वेलोसिटी, यानी कि अगर इधर पॉजिटिव था, पॉजिटिव होते होते पॉजिटिव हुआ, कम हुआ, पॉजिटिव हुआ, कम हुआ, पॉजिटिव हुआ, कम हुआ, पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, कम हुआ, पॉजिटिव हुआ, कम हुआ, पॉजिटिव हुआ, 0 हो गया। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में अब स्पीड बढ़ रही है, तो वो वापस आ रहा है स्पीड बढ़ाते हुए। तो हाँ, हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस वाले मोशन में 55 सेकंड पे पार्टिकल टर्न बैक हो रहा होगा। तो एक सवाल कई बार हमसे यही पूछ लेता है कि किस टाइम पर पार्टिकल टर्न बैक हो रहा है। तो 55 सेकंड पर पार्टिकल टर्न बैक हो रहा होगा, ठीक है।
आइए अब हमें इसका मोशन पहले एनालाइज कर लेते, तो इसका पहले एनालिसिस करते। किसी भी ग्राफ को फिलहाल हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें हर बार एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा। जिस पॉइंट पे सवाल पूछा होगा हम तो उसका आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो पूरे ग्राफ को एनालाइज करने आना चाहिए। तो सबसे पहला हम जो पार्ट बनाते हैं वो बनाते हैं 0 से लेकर के 15 सेकंड के लिए, कि पार्टिकल 0 से 15 सेकंड में कर क्या रहा है। तो स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो 0 से 15 सेकंड में जैसे पार्टिकल चल रहा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखिए इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप होता है क्या है, tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b। तो परपेंडिकुलर कितना है 30, बेस कितना है 15, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे इस 0 से लेकर के 15 मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो पार्टिकल चल रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा होगा। शुरुआत उसने 0 मीटर पर सेकंड से करी होगी 15 सेकंड के अंदर में, क्योंकि हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन कर रहा है। तो पूरे 15 सेकंड के अंदर में 30 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन कर लिया होगा। हाँ, 15 सेकंड के बाद 15 से 45 के बाद 15 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में ये जो पार्टिकल है इसमें वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी हो गई इसमें कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो गई है, वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है 30 मीटर पर सेकंड, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। आप कहीं कोई पॉजिटिव बोल सकते हो, मैंने इसमें इधर वाले को पॉजिटिव बोल दिया। हाँ, 45 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कुछ घटी होगी। अच्छा, कितनी घटी होगी उसको समझते हैं। तो 45 से 55 को पहले एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं देखूं कि 45 सेकंड से लेकर के 55 सेकंड के बीच में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 30, 45 से 55 कितना हो गया 10, तो यह आ गया 3। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को देखूं तो अगर अगर tan थीटा लगा रहा हूं तो मेरे लिए थीटा एंगल तो ये है, लेकिन मेरे लिए स्लोप क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं स्लोप का पता करूं यहाँ पे, और स्लोप ही क्या होता है एक्सेलरेशन, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास में tan, और ये वाला एंगल होगा, क्योंकि स्लोप कहाँ से नापा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, पॉजिटिव साइड से, यहाँ से नहीं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज से। तो tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। इसका मतलब जो भी tan थीटा आएगा, मतलब कि जो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, मेरे को उसके पास एक नेगेटिव साइन लगाना होगा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करूंगा तो उसका माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। आइए, ये कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि स्पीड को घटाने के लिए नेगेटिव भी तो एक्सेलरेशन होगा। स्पीड को घटाने के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिस तरफ इनिशियल वेलोसिटी है उसका अपोजिट होगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं, आज तो मैं इसको ग्राफ पे अप्लाई कर रहा हूं। आइए, तो 55 तक गाड़ी रुक गई। अब 55 पे कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे कि फोर्थ सेकंड में, मतलब फोर्थ क्या हो जाएगा, 55 से लेकर के 75 के बीच में, यानी कि 55 सेकंड से लेकर के 75 सेकंड के बीच में पार्टिकल का क्या हुआ होगा। तो जरा सुनिएगा बात को ध्यान से। 55 पे 0 हो गया, 45 पे कितना था, 45 पे 30 था, क्योंकि 0 से 45 में 30 था पूरे टाइम में। तो 45 पे कितना था 30, घटते घटते कितना हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितने टाइम पे, 55 पे 0 हो गया। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, मेरे को 55 से 75 में अगर कोई एक्सेलरेशन पूछ ले, तो अब सुनिएगा ध्यान से, एक्सेलरेशन मेरे लिए कितना हो जाएगा। तो हाँ, हमको ये बात जरूर पता है कि अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो वो इसी के बराबर होगा। तो जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल यहां बन रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये भी थीटा होगा। तो अब मेरे को अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो मेरे को थीटा पता है। अगर मैं जो tan थीटा इस वाले ट्रायंगल का होगा वही tan थीटा इस वाले ट्रायंगल का होगा। तो इसका ट्रायंगल का कितना tan थीटा है, परपेंडिकुलर है माइनस का 60, और बेस कितना है, बेस है 20,
तो ये भी कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन फिर से इधर लग रहा होगा, 55 पे जाकर के रुक गया, एक्सेलरेशन इधर लगना शुरू हो गया, इसलिए पार्टिकल घूम करके इधर आ गया। और आते आते अब अगर मैं इस पार्टिकल का पाथ बनाऊं कि रास्ता कैसा बन रहा होगा, तो मैं देख लेता हूं बेटा कुछ चीजें कट तो नहीं रही है। हाँ ठीक है, नहीं कट रही है। मैं अब इसका पाथ बना रहा हूँ, ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूँ बेसिकली, कि पार्टिकल जा कैसे रहा होगा, ये गाड़ी जा कैसे रही होगी। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले तो t = 0 सेकेंड पे वो रेस्ट पर होगा, और अब वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ। कितने से एक्सेलरेट होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से। कब तक होगा, 15 मीटर पर सेकेंड तक। t = 15 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आई होप आपको बेटा विजिबल होंगी सारी चीजें। हाँ विजिबल, ठीक है। बाकी मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग सुनिएगा उसे ध्यान से। तो t = 0 सेकेंड से लेकर के t = 15 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। शुरू में स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब स्पीड कितनी होगी, 15 सेकेंड पे आते आते, 15 सेकेंड पे आते आते हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। और अब ये 30 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन 0 है, तो आगे 45 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट रही। कितनी रही, स्पीड कांस्टेंट रही, कितनी रही, 30 मीटर पर सेकेंड। 45 से 55 के बाद, 45 से 55 के बाद हमारे पास में स्पीड अब घटना शुरू हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया -3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और स्पीड घटते घटते यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई है, तो यहाँ तक भी 30 मीटर पर सेकेंड थी, और घटते घटते कितनी हो गई है, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और अब अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, मतलब कि पार्टिकल अब नीचे की तरफ आएगा। तो जगह नीचे नहीं है, मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर बना रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। 55 तक हो गया। अब मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वापस जाना शुरू कर चुका होगा। और ये हो गया t = 75 सेकेंड। 0 से यहाँ स्पीड कितनी हो गई है, 0 मीटर पर सेकेंड। और आते आते स्पीड कितनी गेन हो गई है, 60 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो गई 60, नेगेटिव क्यों सर, क्योंकि लेफ्ट में, तो पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अब सुनिएगा बात को थोड़ा ध्यान से। ये मैंने पूरी टाइमलाइन बना दी, पार्टिकल की पूरी टाइमलाइन मैंने बना दी। अब सुनिएगा, हमसे बोला हुआ है कन्वर्टेड इनटू स्पीड टाइम। तो अगर मेरे को स्पीड टाइम बनाना है, तो मैंने आपको कई बार ही बोला था, यहां से लेकर के जब तक मोशन इन वन डायमेंशन विदाउट टर्निंग बैक, यानी कि t = 0 से लेकर के t = 55 सेकेंड तक जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वही आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। क्योंकि इससे हमें यही समझ में आता है, क्योंकि पार्टिकल टर्न बैक नहीं हो रहा है और वो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है। तो जो वेलोसिटी टाइम है वही स्पीड टाइम ग्राफ होगा। तो मैं वही बनाने जा रहा हूं। तो अगर y एक्सिस पे मैं अगर स्पीड को दिखाऊं, x एक्सिस पे टाइम को दिखाऊं, तो बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा ग्राफ को छोटा कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जगह उतनी नहीं है। तो t = 15 सेकेंड से और 55 सेकेंड तक ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा हमारे पास है वेलोसिटी टाइम में। कुछ भी अंतर नहीं होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, हमने सीखा ही यही है, ठीक है। 55 सेकंड तक, उसके बाद जो ग्राफ नीचे है बस वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। यानी कि 55 से 75 के लिए अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे मेरे पास में 75 सेकंड है, तो और 30 से दुगनी हाइट है 60, तो 30 तो ये है, तो 60 यहाँ कहीं होगा। तो वो ग्राफ पूरा का पूरा यहाँ कहीं पहुंच रहा होगा। ये ग्राफ बना हमारे पास में, जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, ठीक है। ये ग्राफ पूरा का पूरा हमारा बना स्पीड टाइम, इस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्पीड टाइम बन गया। अगला सवाल हमसे इसमें ये पूछ लेता है कई बारी कि किस टाइम इंटरवल में, दूसरा सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग एक अलग तरीके से उतारिएगा पूरा इसको, नीचे की तरफ पेज पे करते हो, अगले पेज पे लिखिएगा, फाइंड टाइम इंटरवल फॉर during which speed decreases। वो वाला टाइम पीरियड बताओ जिसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है। ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। आइए समझते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। स्पीड किस वाले इंटरवल में डिक्रीज हो रही है? तो यहां बढ़ी स्पीड, यहां सेम रही, हाँ यहां डिक्रीज हुई है, यहां डिक्रीज हुई है।
फिर से बढ़ने लग गई स्पीड, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास में कितना, सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 45 सेकेंड से लेकर के टू t इक्वल टू 55 सेकेंड तक स्पीड डिक्रीज हुई होगी। बेसिकली एनालाइज करने वाला ये, अगर ये चीजें समझ गए तो अब जितने भी सवाल दे रहा हूं वो आप आराम से कर दोगे। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले कि स्पीड ऑफ टाइम इंटरवल इंक्रीज, फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच स्पीड इंक्रीजेज, तो अगर तीसरा कोई पूछ ले मेरे से स्पीड इंक्रीज का टाइम इंटरवल, स्पीड इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में स्पीड इंक्रीज हो रही है हमें वो वाला टाइम इंटरवल बता दो। तो जरा ध्यान से सोचो, सबसे पहले स्पीड इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, यहाँ तो सर कांस्टेंट है स्पीड, यहाँ भी क्योंकि मैं 55 तक स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम कहीं भी बात कर सकता हूं, क्योंकि ग्राफ 55 तक सेम है, सिर्फ और सिर्फ यही तो अंतर है। आइए, तो अगर स्पीड इंक्रीज का पूछा हुआ है तो 0 से लेकर के 15 तक इंक्रीज हो रहा है, 45-55 तो डिक्रीज हो रहा है, और दोबारा इंक्रीज फिर कहाँ हो रहा है, 55 से लेकर के 75 तक। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये नेगेटिव जा रहा है, वो वेलोसिटी टाइम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वो नेगेटिव गया है, वरना स्पीड तो यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है। मैं अगर पूछूं यहाँ पे स्पीड कितनी है तो 60 है, वेलोसिटी -60 है, क्योंकि डायरेक्शन का लिए हमने बोला हुआ है, हमसे तो सर स्पीड पूछा हुआ है, तो इंक्रीज का क्या हो जाएगा, तो पहला इंटरवल हमारे पास में 0 से लेकर के 15 सेकेंड तक, और दूसरा इंटरवल हमारे पास में है 55 से लेकर के 75 सेकेंड तक। तो इन दो टाइम इंटरवल में 0 से लेकर के 15 तक, 55 से लेकर के 75 तक स्पीड बढ़ रहा है। चौथा सवाल हमसे ये पूछ लेता है कई बार, फाइंड द टाइम इंटरवल एट विच कार टर्न बैक या पार्टिकल टर्न बैक। तो हमसे पूछ लेता है कई बार फोर्थ क्वेश्चन कि टर्न बैक का टाइम बता दो, टर्न बैक कितने टाइम पर हो रहा होगा। तो t इक्वल टू 55 सेकेंड पर पार्टिकल टर्न बैक हो रहा होगा, क्योंकि वहीं पे जाकर के स्पीड 0 हुई है और फिर वो आना शुरू हुआ है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले सकता है कि एनालाइज कर दो मोशन या पाथ बना दो। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, पाथ बना दो पूरा। कैसे, सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे बोल देता है कि डिस्टेंस बता दो कितना ट्रेवल किया है कार ने, और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताता है और डिस्टेंस स्पीड टाइम का ग्राफ बताता है। तो अब मैं ये बाकी सारा मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं जो मैंने सवाल पूछा हुआ है, और ग्राफ से हम एरिया कैलकुलेट करके आंसर करते हैं। आइए देखिए, ये मैंने मिटा दिया, और अब जो पूछा हुआ है उसका आंसर हम करते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे, ये भी मिटा देता हूं कि टाइम t इक्वल टू 55 सेकेंड पे हमसे टर्न बैक का पूछा हुआ है। फिफ्थ ये बोलता है कि पाथ कैसा बन रहा होगा, इसका हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगा, कुछ चीजें मेरे को और एक्सप्लेन करनी है एक्स्ट्रा। आइए देखिए, अगर मेरे से कोई पूछता है सिक्स्थ क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बता दो 75 सेकेंड तक, 75 सेकंड में पूरे में बता दो। तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो पहला एरिया क्या आएगा हमारे पास में, पहला रीजन हमारे पास में ये बनेगा, दूसरा रीजन ये बनेगा, तीसरा रीजन ये बनेगा, चौथा रीजन ये बनेगा। इन चारों एरिया को जोड़ देंगे, ऑफ कोर्स इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा था ना। तो 55 से 75 के बाद, 55 से 75 के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा होगा, क्योंकि यहां तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम दोनों सेम है, क्योंकि मोशन होना वन डायमेंशन है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप लेक्चर 1 से लेकर के पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप पार्टिकल से करके चलता जा रहा है, चलते मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब घट रहा है। तो 55 से 75 के बीच में डिस्टेंस तो सर बढ़ ही रहा है, जो कि आगे बढ़ेगा ये एरिया, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट वाला जो एरिया है उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम के एरिया को घटाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस है 15, हाइट कितना है 30। अब इसका एरिया कितना बनेगा, रेक्टेंगल, तो बेस इंटू में हाइट, ये कितना है 30 इंटू में 30। तो ये वाला एरिया दोनों ऐड होंगे। अब ये वाला एरिया 45 से लेकर के 55 के बीच में, तो ये भी ट्राइंगल बन रहा है, तो ये कितना होता है हाफ, बेस कितना है हमारे पास में 10, हाइट कितना है हमारे पास में 30, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो ये वाला एरिया जो अगला बच गया, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा,
ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा। कितना होगा ये एरिया, हाफ इनटू में बेस, बेस कितना है मेरे पास में 20 और हाइट कितना है मेरे पास में 60। ये बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये वाला एरिया क्यों माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि 55 से 75 के बीच में पार्टिकल वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो सर घटेगा ना, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, पहला वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में 225, ये वाला एरिया हो जाएगा 90, ये वाला एरिया हो जाएगा हमारे पास में 150 और ये वाला एरिया हो जाएगा हमारे पास में 600। तो बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं तो देखो ये 600 ही होगा ना, नहीं 600 नहीं होगा, ठीक है 600 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल इस ओरिजिन वाली जगह को भी वापस पार कर गया होगा, नहीं 30 900 होगा, ठीक है, हाँ ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक, वो मैं यहाँ गलती होगी तो मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था। दोबारा एक बार बता देता हूँ, इसको सॉल्व किया 225, इसको सॉल्व किया 900, इसको सॉल्व किया 150 और इसको सॉल्व किया तो 600। तो 900 में से 600 गया तो 300 तो ये बच गए और 225 और 150 ये हो गया 375। 375 में हम लोग 300 जोड़ देंगे तो 675, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 675 है। पहले पार्टिकल वो पूरा चला होगा, कितना चला होगा मैं डिस्टेंस के टाइम में बताऊंगा, पहले पूरा का पूरा वो कितना चला होगा 200 भी 225 भी जोड़ेंगे 900 भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1125, ये हो जाएगा 1225 1275। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला हुआ 1275, फिर वो दोबारा से 600 वापस आ गया, इसलिए वो 1275 में से 600 घट गए तो बच गया हमारे पास में कितना 675। अच्छा, जब मैंने आपको ये बताया तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और कैलकुलेशन करता हूँ। 7th क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं वो, डिस्टेंस इन 75 सेकेंड, इस 75 सेकेंड के अंदर में कितना डिस्टेंस हुआ है। आइए 7th क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 75 सेकेंड। तो 75 सेकेंड के अंदर में, टोटल 75 सेकेंड के अंदर में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा इस पार्टिकल ने। आइए तो उसके लिए स्पीड टाइम का ग्राफ निकालेंगे। तो सर ये वाला एरिया तो सेम ही आएगा, ये जो एरिया है तो 225 भी ऐड होगा, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया भी ऐड होगा तो 30 इंटू में 30, ये ट्रायंगल का एरिया 45 से 55 वाला एरिया भी ऐड होगा क्योंकि 55 तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, ठीक है। मैंने कई तरीके बताए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ बेस, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 30, हाँ जो एरिया 55 से लेकर के 75 के बीच में माइनस हो रहा है वो ऐड होगा क्योंकि सर डिस्टेंस तो सर अब भी बढ़ता जा रहा है, इस बार एरिया ऐड होगा क्योंकि स्पीड टाइम का ग्राफ ऊपर की तरफ है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस 20 है, 55 से 75, हाइट कितना है 60 है, यहाँ पर सारे एरिया ऐड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 225 प्लस 900, यह आ गया हमारे पास में 150 और ये आ जाएगा हमारे पास में 600। पूरा का पूरा कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, तो 200 900 1100 1100 और 100 1200, ठीक है, 1200 600 1800 50 1875 1875 मीटर। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। और आई होप मैंने आपको इस एक ग्राफ के सवाल से मैंने कई सारे कंसेप्ट आपको सिखाए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप रिवाइंड करके बार बार देखिए, इससे ज्यादा इस सवाल में ग्राफ में कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का सबसे डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब आइए वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक सवाल करते हैं कि सर अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन पे सवाल आ जाए तो हमें कैसे करना होगा। आइए देखिए, आई होप आप लोग बच्चों ट्राई कर रहे होंगे। पहले मेरे को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके सवाल खुद से जरूर ट्राई करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और बीच में ब्रेक भी लगा था, वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी और कुछ और भी काम थे। अगर बात सिर्फ तबीयत की होती तो वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता, मेरे को पता है। कुछ और कारण भी थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, अब रेगुलर आया करेगी, ध्यान दीजिए। देखिए हाँ, वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल,
तो अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन में सवाल आ जाए तो उसके लिए एक अलग से हेडिंग लगा लो कि किस तरीके से सर हम डील करेंगे। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है, यहाँ लिख लेना, वेरिएबल एक्सेलरेशन में कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन मत अप्लाई करना। क्यों? जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, 7 इक्वेशन मैंने निकलवाई थी, आप लोग 9th में 3 तक तो पढ़ते ही हो, 5 तक आपको सही पढ़ाएंगे, मैंने 7 पढ़ाई थी। तो मैंने आपको वहां पे ये बोला था कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल लेते हैं, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 60 दे रखा है, और अब बोला हुआ है एक सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। और ठीक ऐसे ही अगला सवाल क्या बोल देंगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल सकते हैं, फाइंड पोजीशन एट एनी टाइम टी। हमें सवाल में एक कंडीशन दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट एंड ओरिजिन। मतलब सवाल में दे रखा है कि पार्टिकल शुरुआत में t = 0 में, जब मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो पार्टिकल ओरिजिन पे था और वो बिल्कुल रुका हुआ था, कोई उसकी इनिशियल स्पीड नहीं थी। आप लोग ट्राई करिए, ठीक है? मैं देख लेता हूँ विजिबल है चीजें। हाँ जी बच्चों, विजिबल है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। हमें अगर वेलोसिटी टाइम कभी पूछता है तो हम इक्वेशन ये वाली लगाते हैं, v = u प्लस में at। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन में इसको यूज नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सर? तो हम क्या करेंगे, मैं पहले का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। पहले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये देखिए, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, कितना क्लियर है? एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमें, तो हमारे पास में आ गया dv/dt, ये आ गया 6t के बराबर। dt को उधर करेंगे क्रॉस 6t dt। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं कि सर कैसे कर दिया आपने सब कुछ, आपके दिमाग में कैसा है, हम कैसे इस बात को दिमाग में रखेंगे। आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि ये तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा। अब जरा सुनिए ध्यान से, जब मैंने आपको ये इक्वेशन डराइव कराई थी, तो आप तीसरे या चौथे स्टेप में देखिएगा, स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, इसके लिए भी हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, उसके बाद हम लोग dt को इधर लेके जाते हैं। तो ये भी किया। अब हम क्या करते थे ना, ये एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से तीसरे स्टेप में बाहर निकाल लेते थे। क्यों निकालते थे? क्योंकि एक्सेलरेशन खुद कांस्टेंट होता था, लेकिन यहां तो एक्सेलरेशन में टाइम लगा हुआ है। अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं 2 रखूंगा तो आएगा 12, 3 रखूंगा तो आएगा 18। तो अब मैं 60 को बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, 6 को फिर भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ऑफकोर्स t को तो नहीं निकाल सकता, और इसीलिए मैं करूंगा इंटीग्रेट। तो जिस स्टेप में हम लोग a को बाहर निकालते थे, उस स्टेप से सवाल करने का अप्रोच चेंज होगा। बाकी तो सब कुछ सेम है आज भी। आइए, हाँ ये तो फाइनल रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट कब आता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, तो एक टी अंदर रह जाएगा और वहां से सवाल करने का अप्रोच चेंज हो जाएगा, और हम हमेशा वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यही है बस। आइए, तो अगर टाइम को इधर इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम की जो लिमिट लगाऊंगा मैं कितने टाइम की लिमिट लगाऊंगा, t = 0, और ये हो जाएगा टाइम की लिमिट, कोई भी टाइम फाइनल। ठीक है, 6 बाहर आ गया, टी dt को इंटीग्रेट करेंगे। अब जब मोशन शुरू हो रहा था, वो वाला टाइम होता है 0। तो शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे था, तो यानी कि इसकी u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v कोई फाइनल वेलोसिटी रहेगी, और ये होगा dv का इंटीग्रेशन। आइए, इस सवाल को मैं यहां करने जा रहा हूं, इस स्टेप के बाद यहां करने जा रहा हूं। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? dv का इंटीग्रेशन होता है v, लोअर लिमिट क्या होगी इसकी 0, फाइनल लिमिट क्या होगी इसकी अपर लिमिट v। ये किसके बराबर हो जाएगा 6 इंटीग्रेट t dt। मेरे को t का इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए था यहाँ पे, आइए कर लेते हैं। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² / 2,
ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यहां हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां हम लगा रहे हैं एक्स की पावर n dx। क्या होता है इसका आंसर, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और हम यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं जो लिमिट हमारे पास में यहाँ होती है। आइए 0 से लेकर के t, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो बचेगा v इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये हमारे पास में आंसर आएगा। तो यही हमारे पास में वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया, यही आंसर आ गया। दूसरे सवाल में हमसे ये बोला हुआ है कि पोजीशन निकालो, तो हम पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन ये होता है XF बराबर XI प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। XI इधर आकर के वही S बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तो तब आती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सर यहाँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे जहां से ये इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन कहां से आती है, ध्यान सुनिएगा। v क्या होता है हमारे पास में, v होता है dx बाय dt। ये किसके बराबर है, 3t स्क्वायर के। अब t इधर जाएगा, अब t इधर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, dx इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। हम अब इंटीग्रेट करेंगे और अब सिर्फ 3 बाहर आएगा, पूरे का पूरा वेलोसिटी बाहर नहीं आएगा। वेलोसिटी सर पहले ही बाहर नहीं आया था, हमने यहाँ पे v की वैल्यू रखी थी u प्लस में at, फिर हमने at को इंटीग्रेट किया, तभी आता है हाफ at स्क्वायर। जो बात मैंने अभी आपको बताई वो बहुत ही कोर नॉलेज है, उसको दोबारा सुनना। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे ये v है, v तो सर टाइम का फंक्शन है, सर v तो टाइम का फंक्शन यहाँ भी हो सकता है, तो हमने उस टाइम के फंक्शन को u प्लस at कर दिया था और u को बाहर निकाल लिया था, at को इंटीग्रेट किया था, तो हाफ at स्क्वायर आया था। वो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे v बराबर u प्लस at फॉलो ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फॉलो होता है, इसीलिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा। आइए, टाइम की वैल्यू 0 है, 3 को निकाला बाहर। जब टाइम की वैल्यू 0 है तब हमारे पास में इनिशियल पोजीशन xi कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी पोजीशन फाइनल मैंने x मान लिया और यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। आइए कैसे सवाल को आगे बढ़ाते हैं उसको समझिए। dx का इंटीग्रेशन, x लिमिट्स को रखेंगे 0 से x इक्वल्स टू 3 को कॉमन निकाल रखा है, t के स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, t के क्यूब बाई 3। और अब हम लगाएंगे लिमिट्स, तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के t तक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास में 3 से कैंसिल हो गया, तो ये t की पावर 4, और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, सवाल को पहली बार समझाने के लिए मैंने आपको ये लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसको हटा देना, इसको हटा देना। फ्रॉम रेस्ट नहीं होगा, फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होगा, और वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो अब स्टार्ट होगा x इक्वल टू 4 मीटर पे। आप लोग इसको होमवर्क करिएगा। कहाँ चेंजेस आएंगे, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आएंगे लोअर लिमिट में। यहाँ पे u की जगह क्या, 0 की जगह क्या आ जाएगा 2, 0 की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर थोड़ा चेंज यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो ये आएगा x माइनस 4, वहाँ जाकर के -4 प्लस का 4 हो जाएगा। करिएगा, बहुत आसानी से आपका सवाल ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब एक सवाल और लेता हूँ मैं 3D टाइप का, थोड़ा सा 3D टाइप का सवाल लेते हैं। उसके मैं आंसर्स में इतना फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने उसको अभी मैं वैल्यू लेके बनाता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे बस एक बार मैं करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए उसको भी करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, उस सवाल को मैं शॉर्ट में कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद सबसे आखिरी में हमने पढ़ा वेरिएबल मोशन, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी, और यही है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन 1D, इतना ही है, कोई भी खास चीज नहीं है। एक सिचुएशन लेता हूं मैं, जरा ध्यान सुनिएगा। अब क्या है ना, कई बार सवाल, जैसे कि ये वाला सवाल मेरे को 3D में कराना चाहिए जब मैं 2D पढ़ाऊं या 3D पढ़ाऊं, लेकिन अब हमने 1D इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि अब हमारे लिए 3D को डील करना बहुत आसान है। कैसे, वो मैं अभी प्रूफ करता हूं एक सवाल के थ्रू। देखिए, अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल स्पीड
इनिशियल स्पीड का वेक्टर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर हमें ये दे रखा है 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। ये क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा है विजिबल, ठीक है। चलिए, और हमें अब की बार दे रखा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है ना वो है हमारे पास में 2t i कैप प्लस 3 j कैप, और z एक्सिस में जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब कि k कैप में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। हो सकता है, बाकी अगर होगा तो एक चीजें जुड़ जाएंगी। मैं बस आपको सिखाना चाह रहा हूं कुछ चीजें। इनिशियल आर वेक्टर यानी कि इनिशियली पोजीशन जब टाइम इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल कहां खड़ा था? वो खड़ा था 1,1,2। तो कई बार आपको ऐसे दे रखा होगा, हम इसको क्या समझेंगे? हम इसको समझेंगे i कैप प्लस j कैप, मतलब i का कोफिशिएंट प्लस का 1, j का कोफिशिएंट प्लस का 1 और k का कोफिशिएंट प्लस का 2। हमसे पहला सवाल क्या पूछ सकता है? हमसे पहला सवाल पूछ सकता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालो। और दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? पोजीशन टाइम रिलेशन यानी कि xt रिलेशन। सिंपल, और कुछ भी नहीं, बस इतना पूछेगा। तो मैं पहले सवाल का आंसर करने जा रहा हूं, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, कुछ कठिन नहीं है इसमें। देखिए, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन कितना है, मैं पहला सवाल करने जा रहा हूं। वो है हमारे पास में dv/dt, और अगेन ये 3D और 2D में हो रहा है। हमने सर 1D ही पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, हमने उसे खत्म किया है। और सारे कंसेप्ट को अब मैं यहाँ पे यूज करके उसी नॉलेज को, जो नॉलेज आज तक मेरे को रहा है, उसी नॉलेज को मैं 2D और 3D में भी लगा सकता, बस मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में? एक्सेलरेशन है, देखिए मैं dv/dt को क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन 2t i कैप प्लस 3 j कैप। अब dt जाएगा उधर क्रॉस में, जो सवाल पहले किया वैसा ही कर रहे हैं, बस 3D में कर रहे हैं। dv इक्वल्स टू 2t i कैप 3j कैप। बस सिर्फ और सिर्फ आपके मन का डर निकालने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो, बार बार कह रहा हूं। आइए, हमें अब पता है, अब हर एक्सिस को अलग अलग कर लेंगे। कैसे? कुछ इस तरीके से, dv वेक्टर इक्वल्स टू 2t dt। हमको पता है 2 तो सर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ i कैप पे इंटीग्रेशन, और 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया, अंदर रह गया बस dt, और ये हो गया j कैप, और यहाँ भी इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही है। आइए, टाइम 0 से स्टार्ट होगा, t पे खत्म होगा, 0 से स्टार्ट होगा, t पे खत्म होगा। जब टाइम 0 था तब जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी, तो वो u वेक्टर होगा। मैं इसे लिख देता हूँ, वैसे मेरे को ये लिखना चाहिए बट बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, तो मैंने u वेक्टर लिख दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा? v वेक्टर। ये तो मेरे को निकालना ही है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में v वेक्टर, इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लोअर लिमिट में u वेक्टर, अपर लिमिट में v वेक्टर। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, जो अब तक पढ़ा है वही अप्लाई कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, t²/2 लिमिट है ये 0 से लेकर के t तक। ये हो जाएगा हमारा i कैप के लिए, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 3 तो बाहर आ गया, ये हो गया 0 से लेकर के t j कैप के लिए। देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर एक वेक्टर इक्वेशन, तो इधर भी वेक्टर इक्वेशन ही रहेगा, इसलिए i कैप j कैप को इग्नोर नहीं करना है, साइड रखना है। ठीक है, आइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया t² i कैप 3t, क्योंकि t - 0 t रहेगा j कैप। अब u की वैल्यू रख देंगे, तो v वेक्टर, ऐसा करते u को उधर ले जाते हैं, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस एक अलग सा वेक्टर है t² i कैप 3t j कैप। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब u की वैल्यू रख देंगे, तो u कितना है हमारे पास में? 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस t² i कैप 3t j कैप, और k में तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखिए, तो v वेक्टर कितना आ जाएगा फाइनली? 2 i कैप ये, t² ये, तो हो जाएगा 2 प्लस t² i कैप,
2 और टी स्क्वायर में से आई कैप कॉमन ले लिया, 3j 3t, तो क्या हो जाएगा ये 3 तो कॉमन निकाल लिया, जे कैप भी कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया 1 प्लस में t जे कैप, और ये क्या हो गया 4k कैप। जरा ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी 4k कैप था, फाइनली भी 4k कैप रहा k एक्सिस में, यानी कि z एक्सिस में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन z एक्सिस में 0 था, ये मैं शुरुआत में भी कह सकता था, और मैथमेटिकली भी वही चीजें समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में VT रिलेशन आ गया। अब अगले में क्या करना होगा हमें, इस dv को dx/dt करेंगे, dt को उधर लेके जाएंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। आप लोग उसे खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवाल कराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स समझाने नहीं आया हूँ, मैं फिजिक्स को लेकर के आपका ब्रेन डेवलप करने आया हूँ। तो आप लोग उसका आंसर निकालिएगा और कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा और मैं आपको बोलूंगा हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है, या फिर मैं ही पिन कर दूंगा, आप लोग बस मैच कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज अच्छे से समझ में आया होगा। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आई होप आपको इससे अच्छा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने अपना 100% दिया है, आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि कल से हम लोग लेकर के आएंगे प्रोजेक्टाइल की वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, do hard work with happy mind, and your parents and country proud on you. Love you all.